Hello everyone. It's the third lecture of CPC, and in the previous lecture we understood the various terms used in the civil procedure. I believe you all have understood these terms thoroughly. In today's class we'll understand that what is plaint, what is suit, how a suit is instituted, and the requirement of affidavits and verification with the pleadings. आज की क्लास में हम समझेंगे कि प्लेंट क्या होता है, सूट क्या होता है, एक सूट को किस तरीके से इंस्टीट्यूट किया जाता है और एफिडेविट्स और वेरिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है प्लीडिंग्स के साथ. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. ओके, सो द फर्स्ट थिंग फॉर टुडेज क्लास इज प्लेंट. प्लेंट क्या होता है? Plaint is a document which initiates the proceedings of a suit. A plaint must contain the statement of cause of action, a statement regarding the maintainability of the suit, and a declaration of the relief claimed. It is this document which is once filed will result into the initiation of the proceedings of the suit, whereas a suit is the entire set of proceedings which take place after the filing of a plaint till the final decision of the case. प्लेंट वो डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोसीडिंग्स, सूट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर देता है, स्टार्ट कर देता है, मतलब सूट को इंस्टीट्यूट कर देता है. प्लेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, मतलब यू मस्ट प्रिसाइसली डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन इन द प्लेंट, अदरवाइज द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए. अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन को नहीं डिस्क्लोज किया प्लेंट के अंदर तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए के अंदर आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा. इट मस्ट कंटेन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट. इसके अंदर मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, मतलब कि इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं और किस तरीके से मेंटेनेबल है. जिस कोर्ट में आप सूट फाइल कर रहे हो, प्लेंट प्रेजेंट कर रहे हो, उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है भी या नहीं, वेदर दैट कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस मैटर और नॉट. टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ये सब है कि नहीं. लिमिटेशन तो बाहर नहीं हो रहा है, रेस जुडिकाटा तो नहीं अप्लाई हो रहा है. ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी. एंड अ डिक्लेरेशन ऑफ द रिलीफ क्लेम, और आपको आप जो रिलीफ मांग रहे हो प्रेयर क्लोज में उस रिलीफ को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. There shall be a prayer clause in the plaint. It is this document which is once filed will result into the initiation of the proceeding of the suit. जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को, जिसका नाम प्लेंट है, आप फाइल करते हो तो आपका सूट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती है, शुरू हो जाती है, मतलब सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है. अगर बात करें कि सूट क्या होता है, then the suit is the entire set of proceedings which take place after the filing of a plaint till the final decision of the suit, till the final decision of the case. जैसे ही आपने प्लेंट फाइल किया, इसका मतलब यह होगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है. और इसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, कब तक? जब तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता. तो ये सारी प्रोसीडिंग्स, दिस एंटायर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स, इन सारी प्रोसीडिंग्स को सूट प्लेंट फाइल करने के बाद से जो शुरू होती है और फाइनल डिसीजन तक जो चलती है, उनको क्या बोलते हैं? इस पूरी सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स को बोलते हैं सूट. सो प्लेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच इनिशिएट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ सूट एंड इट मस्ट कंटेन statement of cause of action and statement regarding the maintainability of the suit, and the declaration of relief claimed. Declaration of the relief claimed, ये सब चीजें होनी ही चाहिए. कॉज ऑफ एक्शन भी होना चाहिए,
स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, कि मेंटेनेबल है कि नहीं है, एंड द डेक्लेरेशन ऑफ रिलीफ क्लेम। डेक्लेरेशन ऑफ रिलीफ क्लेम का मतलब है प्रेयर क्लोज। आपको एक प्रेयर क्लोज भी उसमें मेंशन करनी पड़ेगी प्लेंट में, जिसमें कि आप जो भी रिलीफ मांग रहे हो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। नाउ दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, ये क्या है? कॉज ऑफ एक्शन आप पहले ही समझ चुके हो। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिविल राइट एंड द वायलेशन ऑफ द सेम बाय अनदर पर्सन, एंड इट गिव्स यू अ राइट टू फाइल अ सूट to initiate the civil proceeding against the person who has violated your civil right. That is the cause of action. Now, maintainability of the suit क्या होती है? Maintainability of the suit. Maintainability of the suit का मतलब है कि आपका सूट, आपने जो प्लेंट प्रेजेंट किया है, जैसे ही आप प्लेंट प्रेजेंट करते हो तो इसका मतलब होता है कि सूट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई, इनिशिएट हो गई। इसका मतलब कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। अब ये सूट मेंटेनेबल है भी या नहीं, इसको कहते हैं मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। इसको यह भी बोला जाता है टेक्निकल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। टेक्निकल प्रोसीडिंग्स related to the maintainability of the suit. Technical proceedings related to the maintainability of the suit. इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है jurisdiction of court. jurisdiction of the court. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपका सूट मेंटेनेबल है या नहीं। jurisdiction of the court, जिस कोर्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, प्लेंट को प्रेजेंट किया है, उस कोर्ट के पास jurisdiction है भी या नहीं to try your matter, whether that court is competent, whether that court has a jurisdiction to try the suit that you have instituted. Pecuniary jurisdiction, subject matter jurisdiction, territorial jurisdiction, उसके पास है भी या नहीं भी। अगर नहीं है, if the court is incompetent to try the matter that you have instituted, तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि आपका सूट नहीं चलेगा उस कोर्ट में। Limitation. Whether the suit is barred by the limitation or not, जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, प्लेंट डाला है, तो क्या लिमिटेशन तो एक्सपायर नहीं हो गई है उसकी? There are certain limitation periods given in the Limitation Act, और within that period, within that stipulated time, you need to institute the suit. आपको उस टाइम के अंदर अंदर सूट को इंस्टीट्यूट करना होता है। तो लिमिटेशन बार तो नहीं है। Valuation of the suit. Valuation of the suit. There is Suit Valuation Act 1887. Suit Valuation Act होता है 1887। तो सूट की वैल्यूएशन देखी जाती है फॉर द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी लिमिट्स के हिसाब से सूट इंस्टीट्यूट होता है, तो उसकी वैल्यूएशन हम निकालते हैं कि वो वैल्यूएशन ठीक है या नहीं है। Whether it is barred by res judicata or not. रेस जुडिकाटा तो नहीं लग रहा है। ऑर्डर 2 रूल 2 में तो बार नहीं है। सेम सूट और अदर सूट ऑन सेम कोज ऑफ एक्शन तो नहीं फाइल किया हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। आपको बताना पड़ेगा इन योर प्लेंट that your plaint is maintainable or not. The suit that you have instituted by presenting a plaint in the court, whether that suit is maintainable or not. क्या वो सूट मेंटेनेबल है या नहीं, jurisdiction कोर्ट का है या नहीं है, लिमिटेशन बार तो नहीं है, रेस जुडिकाटा तो नहीं लग रहा है, आपने कोई सेम कोज ऑफ एक्शन पे कोई दूसरा सूट तो नहीं फाइल किया हुआ है, वैल्यूएशन सही है नहीं है, पिक्यूनरी लिमिट्स के हिसाब से आपने फाइल किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी होती है इन द प्लेंट। तो प्लेंट मस्ट कंटेन a statement regarding the cause of action, maintainability of the suit, statement regarding the maintainability of the suit, and the declaration
ऑफ रिलीफ क्लेम। और जो रिलीफ आप मांग रहे हो, मतलब प्रेयर की बात कर रहे हैं, प्रेयर क्लोज, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी, वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी इन द प्लेंट इटसेल्फ, राइट। तो ये दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लेंट, इनको आप कह सकते हो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लेंट, दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्लेंट। ये सारी चीजें होनी ही चाहिए एक प्लेंट के अंदर। एंड एज आई सेड, सूट क्या होता है? सूट इज द एंटायर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स विच टेक प्लेस आफ्टर द फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। जैसे ही आपने प्लेंट फाइल कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब है कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। और प्लेंट फाइल करने के बाद जो प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, सिविल सूट की जो प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, वो प्रोसीडिंग्स फाइनल डिसीजंस तक जब चलती हैं, जिस दिन आपने प्लेंट फाइल किया उस दिन से लेके फाइनल डिसीजन तक जो प्रोसीडिंग्स होंगी उस सूट में, उस केस में, दिस एंटायर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स विल बी कॉल्ड एज द सूट। इन सारी प्रोसीडिंग्स को क्या बोलेंगे? सूट, राइट। तो ये था प्लेंट और सूट में डिफरेंस। प्लेंट क्या होता है और सूट क्या होता है? प्लेंट वो डॉक्यूमेंट है जिससे कि सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती है ऑफ अ सूट, एक सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। और सूट क्या होता है? सूट सारी की सारी उन प्रोसीडिंग्स को हम बोलते हैं जो कि प्लेंट फाइल करने के बाद शुरू हो जाती है। और ये कब तक चलती है प्रोसीडिंग्स? टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, जब तक उस केस का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। तो इन सारी प्रोसीडिंग्स को क्या बोलते हैं? सूट, ठीक है। तो ये प्लेंट और सूट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। एक सूट को इंस्टीट्यूट कैसे किया जाता है? प्लेंट तो आप समझ गए हो, सूट आप समझ गए हो, अब इसको इंस्टीट्यूट कैसे करेंगे? द नेक्स्ट थिंग इज हाउ अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। एक सूट को कैसे इंस्टीट्यूट करेंगे? फॉर दिस वी नीड टू सी सेक्शन 26 ऑफ द सीपीसी। सेक्शन 26 हमें देखना पड़ेगा इसके लिए। सेक्शन 26 says institution of the suit. It says institution of the suit. Subsection 1 of section 26 reads as that every suit shall be instituted by presenting a plaint. हर एक सूट इंस्टीट्यूट होगा प्लेंट को प्रेजेंट करके। और इन सच अदर मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर उस मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब किया हुआ है। एवरी सूट shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed or as prescribed. Now section 26 subsection 1 says, section 26 talks about the institution of the suit. section 26 CPC में institution of suit के बारे में बताया है। आपको पता चल गया कि सूट क्या होता है। अब सूट को इंस्टीट्यूट कैसे कराया जाएगा? मैं बोल रहा हूं कि आपको प्लेंट प्रेजेंट करना है, आपको प्लेंट फाइल करना है, बट ये लिखा कहां पे है? दिस इज रिटन इन सेक्शन 26 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, हर एक सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। शैल बी लिखा है यहां पे, किस तरीके से? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, एक प्लेंट को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर किसी दूसरे तरीके से जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 subsection 1 by
presentation of plaint or in such other manner as may be prescribed. प्लेंट को अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा. सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 सेज एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर उस तरीके से जो कि प्रिस्क्राइब किया हुआ है. ये अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है? नाउ देयर आर सर्टेन एक्ट्स, फॉर एग्जांपल इफ अगर आप बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सो इन हिंदू मैरिज एक्ट अ पिटीशन इज फाइल्ड. प्लेंट नहीं फाइल होता है वहां पे, पिटीशन फाइल होता है. हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अ पिटीशन इज फाइल्ड. तो देयर आर सर्टेन एक्ट्स इन विच अ सूट इज नॉट इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट, जहां पे ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इसमें प्लेंट नहीं, इसमें इस तरीके से आपने सूट को इंस्टीट्यूट करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पिटीशन फाइल होती है, प्लेंट फाइल नहीं होता है. सो अदरवाइज एज मे बी प्रिस्क्राइब का एग्जाम्पल है पिटीशन. तो सूट इंस्टीट्यूट होगा बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट. सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 26 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 says that in every plaint the facts shall be proved by affidavit. In every plaint facts shall be proved by affidavit. अब ये बहुत एक अजीब सी स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट. हर एक प्लेंट में जो फैक्ट्स होंगे वो आप एफिडेविट से प्रूव कर सकते हो. इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें, इसको हम बाद में विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, बट इसका मतलब ये है दैट एवरी प्लेंट शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट. विद एवरी प्लेंट यू मस्ट फर्निश एन एफिडेविट. एवरी प्लेंट must be supported by an affidavit. हर प्लेंट के साथ आपको एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एफिडेविट फाइल कर दिया और उसमें जो भी आपने लिख दिया वो एविडेंस है, वो प्रूव कर दिया आपने. इसका मतलब ये नहीं. हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, but right now we are trying to understand that how a suit is instituted. Section 26 subsection 1 ये कह रहा है कि एक सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है by presentation of a plaint. प्लेंट को प्रेजेंट करके आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो. Every suit shall be instituted by presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. Now ये सेक्शन है, this is section. Body of CPC contains the sections and the sections contain the principles. The procedure is there in the rules of orders. Body जो है CPC की, जहां पे sections है, there are 158 sections total. These sections contain the principles and their procedure, इनके जो procedure हैं वो rules में दिए हुए हैं. जो orders के अंदर rules हैं वहां पे procedure दिए. यहां पे बताया कि सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो आप एक प्लेंट को प्रेजेंट करके. अब ये प्लेंट कहां पे प्रेजेंट करना है? सेक्शन 26 ने तो ये कह दिया कि आप एक प्लेंट प्रेजेंट करिए और आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा. लेकिन इस प्लेंट को प्रेजेंट करना कहां पे है? द प्रोसीजर इज गिवन अंडर ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी. इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ऑर्डर 4. ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. इंस्टीट्यूशन of suit. Rule 1. Rule 1 says that a suit to be commenced by plaint. Suit
to be commenced by a plaintiff. सूट कैसे कमेंस होगा, सूट की शुरुआत कैसे होगी, प्लेंट से होगी. रूल 1 ऑफ ऑर्डर 4. सब रूल 1 ऑफ ऑर्डर 4, रूल 1 reads as that every suit shall be instituted by presentation of a plaint in duplicate. सेम बात कह रहा है ये भी जो सेक्शन 26 कह रहा है. रूल 1 ऑफ ऑर्डर 4, सब रूल 1 क्या कह रहा है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट इन डुप्लीकेट, के आपको प्लेंट फाइल करना है और उससे आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा. लेकिन प्लेंट कहां पे फाइल करना है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है. सब रूल 1 says every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf. कोर्ट में आपको ये प्रेजेंट करना है या फिर सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, या फिर सच ऑफिसर जिसको इस चीज के लिए अपॉइंट किया हुआ है. सच ऑफिसर क्या होता है, एक बार मैं आपको पहले सब रूल 1 लिख के बता देता हूं. every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf. Every plaint shall be instituted by presenting a plaint in duplicate. आपको प्लेंट इन डुप्लीकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा. सेक्शन 26 भी यही कह रहा था, दैट every suit shall be instituted by presentation of a plaint. अब ये प्लेंट कहां पे प्रेजेंट करना है, टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ. कोर्ट में आपको एक प्लेंट प्रेजेंट करना है. द प्रोसीजर इज गिवन अंडर ऑर्डर 4, रूल 1, सब रूल 1. Every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf. कोर्ट में आप कर सकते हो, कहां पे करना है, कोर्ट में और such officer as it appoints in this behalf. Such officer क्या होता है, कोर्ट में there are some filing counters. अगर आप कोर्ट में विजिट करोगे, so you will see that there are some filing counters. In some of the courts, these filing counters are called as the facilitation centers. Registry of court भी बोलते हैं इसको. Filing counters होते हैं. And in these filing counters, there are some officers. Filing counters में officers होते हैं. तो आप कोर्ट में प्रेजेंट करें या फिर such officer as it appoints in this behalf. Such officers का मतलब है जो फाइलिंग काउंटर्स बने हुए हैं कोर्ट में, जिनको कि किसी कोर्ट्स में फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बोला जाता है, रजिस्ट्री भी बोला जाता है, वहां पे आप प्रेजेंट कर सकते हो. राइट. सो सब रूल 1 ऑफ ऑर्डर 4, रूल 1, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट. डुप्लीकेट में आपने प्रेजेंट करना है टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ. ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सूट इंस्टीट्यूट होता है किस तरीके से, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, प्लेंट को प्रेजेंट करके, या फिर कोई दूसरा अगर मैनर प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो उस मैनर में पिटीशन के तरीके से, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में पिटीशन होता है. इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिंदू मैरिज एक्ट कि आप पिटीशन फाइल करें. अगर नहीं प्रिस्क्राइब किया हुआ है इस तरीके का कोई मैनर, तो इसका मतलब आपने प्लेंट ही प्रेजेंट करना है. अब ये प्लेंट कहां पे प्रेजेंट करना है, ऑर्डर 4, रूल 1, सब रूल 1 सेज टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ. कोर्ट में या फिर कोर्ट में जो ऑफिसर्स होते हैं फाइलिंग काउंटर में, आपने वहां पे प्रेजेंट कर दिया है. सब रूल 1. नाउ लेट्स सी सब रूल 2. सब रूल 2 of order 4, rule 1. It reads as that every plaintiff shall comply with the rules contained in order 6 and order 7
so far as they are applicable. Every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and order 7 so far as they are applicable. So far as they are applicable. Sub rule 2 ये कहता है that the plaint shall comply. Now when we use the term shall, जहां पे shall का इस्तेमाल होता है इसका मतलब है ये mandatory provision है. Where we use the term may, it means there is a discretion of the court. So this is a mandatory provision that every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and order 7. हर एक plaint को order 6 में और order 7 में जो rules दिए हुए हैं उनको comply करना पड़ेगा. Order 6 talks about pleadings generally. The general principles of pleading, the general principles हैं pleading के वो order 6 में दिए हुए हैं. For example, that the pleadings must contain the material facts and not evidence. कि pleading में material facts होने चाहिए, evidence नहीं होने चाहिए. इस तरीके के there are many rules given in order 6. And if you talk about order 7 जो कि plaint की बात करता है, यहाँ पे भी there are many rules given in this, जैसे कि particulars to be contained in a plaint. एक plaint में क्या particulars होने चाहिए, इस तरीके के rules order 7 में हैं. So sub rule 2 of order 4, rule 1 says every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and order 7 so far as they are applicable. Order 6 और order 7 के rules को comply करना है हर एक plaint को, and this is a mandatory provision because shall is written here. Sub rule 3 अगर नहीं किया तो. Now अभी तक हमने देखा sub rule 1 says that every suit shall be instituted by the presentation of a plaint in duplicate to the court or to such officer as it appoints in that behalf. कि जो सूट है वो इंस्टीट्यूट होगा बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट. तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है सूट को इंस्टीट्यूट करने की, कि आपको प्लेंट प्रेजेंट करना है कोर्ट में, एंड दिस प्लेंट इज टू बी इन डुप्लीकेट में. फर्स्ट रिक्वायरमेंट कोर्ट में या फिर टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दैट बिहाफ. Sub rule 2 gives the second condition. The second condition is this, that every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and order 7 so far as they are applicable. कि हर plaint को order 6 के अंदर और order 7 के अंदर जो rules दिए हुए हैं उनको comply करना है, उनको follow करना है, ये जरूरी है. और अगर ये दो conditions नहीं मानी गई तो क्या होगा? If you have instituted the suit by presenting a plaint without complying these requirements which are given under order 4 rule 1, अगर आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट, एक प्लेंट को प्रेजेंट करके, और आपने ये जो प्लेंट बनाया है, ये जो प्लेंट प्रेजेंट किया है, जो प्लेंट ड्राफ्ट किया है, इसमें यू डिड नॉट कंप्लाई ऑर्डर 4 रूल 1, सब रूल 1 एंड सब रूल 2. सब रूल 1 सेज दैट अ प्लेंट must be filed in duplicate. Every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or to such officer as it appoints in that behalf, कि आपको plaint को duplicate में फाइल करना है, present करना है. Sub rule 2 says that every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and order 7 so far as they are applicable. कि हर प्लेंट को ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को कंप्लाई करना है. अगर आपने नहीं किया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे? These consequences are given in sub rule 3 of order 4 itself. ऑर्डर 4 के सब रूल 3 में दिया हुआ है कि क्या होगा अगर आपने नहीं कंप्लाई किया. The plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies the requirements given in specified in sub rule 1 and sub rule 2. The plaint shall not be deemed to be duly instituted. आपके प्लेंट को इंस्टीट्यूटेड माना ही नहीं, ऐसा माना ही नहीं जाएगा कि आपने प्लेंट इंस्टीट्यूट किया है.
अगर आपने सब रूल 1 और सब रूल 2 की कंडीशंस को नहीं कंप्लाई किया तो, नहीं अगर उनको फॉलो किया तो। सब रूल 3, द प्लेंट shall not be deemed to be duly instituted unless it complies the requirements specified in sub rule 1 and sub rule 2। सब रूल 1 और सब रूल 2 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सब रूल 1 कहता है कि प्लेन डुप्लीकेट में फाइल करना है और सब रूल 2 कहता है कि ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को आपको कंप्लाई करना है। अगर आपने ये रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल करी, अगर आपने इन रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई नहीं किया, then the plaint shall not be deemed to be duly instituted। plaint shall not be deemed to be duly instituted का मतलब है कि ऐसा माना ही नहीं जाएगा कि आपने प्लेंट इंस्टीट्यूट किया है, प्लेंट आपने प्रेजेंट किया है, राइट। सो ऑर्डर 4 that talks about the institution of suit, we need to read order 4 with section 26 सब रूल सेक्शन 26 सब सेक्शन 1। सेक्शन 26 के सब सेक्शन 1 के साथ हमें पढ़ना है इसको। सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 says that every suit shall be instituted by presenting a plaint। हर एक सूट एक प्लेंट को प्रेजेंट करके इंस्टीट्यूट होता है। सेम थिंग इज रिटन इन ऑर्डर 4 रूल 1 सब रूल 1 that every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate। डुप्लीकेट में आपने प्रेजेंट करना और कहां पे करना है, टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। कोर्ट में या फिर आप फाइलिंग काउंटर में जो ऑफिसर है वहां पे आप प्रेजेंट करें। सब रूल 2 सेज एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स जनरली एंड ऑर्डर 7 प्लेंट, सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। जहां तक ये एप्लीकेबल है आपने उनको कंप्लाई करना है, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के रूल्स को। दो कंडीशंस हैं, अगर आपने इनको नहीं कंप्लाई किया, इफ यू डिड नॉट सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस गिवन अंडर सब रूल 1 एंड सब रूल 2 ऑफ ऑर्डर 4 रूल 1, देन सब रूल 3 ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 4 टेल्स अस द कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। द रिपरकशंस वुड बी दैट द प्लेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड unless it complies the requirements specified in sub rule 1 and sub rule 2। प्लेंट को माना ही नहीं जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है, राइट। सो प्लेंट इन डुप्लीकेट, सब रूल 1 ये कहता है ऑफ ऑर्डर 4 रूल 1, order 6 and order 7 sub rule 2 must be complied with। ये सब रूल 2 कहता है कि आपको ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के जो रूल्स हैं उनको कंप्लाई करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो सब रूल 3 ये कहता है that the plaint shall not be deemed to be duly instituted। The plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies the requirements specified in sub rule 1 and sub rule 2। प्लेंट को माना ही नहीं जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है, राइट। So section 26 subsection 1 which says the institution of suit, every suit shall be instituted by presenting a plaint। हर एक सूट एक प्लेंट को प्रेजेंट करके इंस्टीट्यूट होता है और ये प्लेंट हमें कहां पे प्रेजेंट करना है, दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 4।
institution of suit to become rule 1, suit to be commenced by a plaint. Suit कैसे commence होगा? By presenting a plaint. Sub rule 1, that every suit shall be instituted by presentation of a plaint in duplicate. प्रेजेंट करना है आपको प्लेंट को इन डुप्लीकेट. कहां पे? टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ. कोर्ट में या फिर जो ऑफिसर इस बिहाफ के लिए फॉर दिस पर्पज हैव बीन अपॉइंटेड, मींस फाइलिंग काउंटर पे जो ऑफिसर्स होते हैं. सब रूल 2 सेज दैट द प्लेंट, every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and order 7 so far as they are applicable. order 6 और order 7 के जो रूल्स हैं हर एक प्लेंट को उनको कंप्लाई करना है, और अगर नहीं करेंगे, नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, आपने डुप्लीकेट में नहीं फाइल किया, सब रूल 1 को नहीं फॉलो किया, नहीं कंप्लाई किया, सब रूल 2 को भी आपने नहीं कंप्लाई किया, जो कि कहता है कि order 6 और order 7 को आपने मानना है while drafting the plaint, while presenting the plaint. Then sub rule 3 of order 4 says that the plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies the requirements specified in sub rule 1 and sub rule 2. अगर इसने सब रूल 1 और सब रूल 2 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको नहीं कंप्लाई किया तो, राइट. सो दिस वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, हाउ अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, और उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये हमने सब समझ लिया सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 में. नाउ एफिडेविट, रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट. रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट, मैंने बताया था आपको दैट सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है. सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 सेज दैट इन एवरी प्लेंट द फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एन एफिडेविट. इन एवरी प्लेंट facts shall be proved by affidavit. Now एक ऐसी स्टेटमेंट है विच इज क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत एक स्टेटमेंट ऐसी है दैट इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट. इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है, द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज, लिटरल मीनिंग अगर हम देखेंगे तो लिटरल मीनिंग तो ये निकलता है कि आपको जो भी फैक्ट्स प्रूव करने हैं आप उसका एफिडेविट दे दीजिए, वो फैक्ट्स प्रूव हो जाएंगे. मतलब कि इसका मतलब ये हुआ द एफिडेविट्स आर कंसिडर्ड टू बी एविडेंस. इसका लिटरल मीनिंग ये हुआ दैट द एफिडेविट्स आर कंसिडर्ड टू बी एविडेंस, कि एफिडेविट्स को आपने एविडेंस बना दिया, क्योंकि एफिडेविट्स में जो भी लिख दिया आपने उसका मतलब होगा कि वो फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स आपने डाल दिए इसका मतलब होगा कि वो प्रूव होंगे, शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट. बट इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब है दैट एवरी प्लेंट शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट. एवरी प्लेंट शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट. एवरी प्लेंट शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मतलब कि हर प्लेंट के साथ आपने एक एफिडेविट देना है. ठीक है. नाउ अगर इसकी बात करें, इसके लिटरल मीनिंग की बात करें, तो हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, बट उससे पहले बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट, तो उसके लिए सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 इज देयर, एंड ऑर्डर 6 रूल 15 दैट टॉक्स अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स. Sub rule 4, order 6, rule 15 that talks about the verification of pleadings. Verification of pleadings की बात करता है order 6 rule 15. इसके sub rule 4 को अगर आप पढ़ेंगे, if you will read sub rule 4 of order 6 rule 15, it reads as the person verifying a pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleading.
the person verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleadings. Now, affidavit के बारे में हमारे पास अब दो प्रोविजंस हो गए एनसीपीसी में. सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 कहता है दैट इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, जिसका मतलब यह हुआ कि हर प्लेंट के साथ आपने एक एफिडेविट लगाना है. दैट एवरी प्लेंट शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट. ऑर्डर 6 रूल 15 वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स की बात करता है, और सब रूल 4 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है दैट द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग shall also furnish an affidavit in support of his pleadings. जो पर्सन अपनी प्लीडिंग्स को वेरीफाई करता है उसके साथ साथ उसने उसको एफिडेविट भी लगाना है. तो एफिडेविट्स कहां कहां लगेगा? विद द प्लेंट एंड विद द प्लीडिंग्स. प्लीडिंग्स का मतलब है दैट यू फाइल्ड द प्लेंट, द ऑपोजिट पार्टी द डिफेंडेंट विल फाइल अ रिटन स्टेटमेंट. Now, if you want to file a replication, the reply of the written statement, then you will file the replication. और अगर डिफेंडेंट चाहता है कि इस रेप्लिकेशन का भी रिप्लाई कर तो वो रीजॉइंडर फाइल कर देगा. तो ये जितनी भी चीजें हैं, these are called the pleadings. If you will file the written statement, with the written statement also you will file an affidavit with the pleadings. If you will file the replication, with the replication also you need to file the affidavit. It must be supported by an affidavit. तो प्लेंट के साथ भी एफिडेविट लगेगा सेक्शन 26 सबसेक्शन 2, और प्लीडिंग्स के साथ भी एफिडेविट लगेगा ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 4. Order 6 Rule 15 Sub Rule 4 that talks about the verification of the pleadings. Sub Rule 4 says that the person verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleading. जो पर्सन अपनी प्लीडिंग को वेरीफाई करेगा वो उसके साथ उस प्लीडिंग के साथ एक एफिडेविट भी लगाएगा. राइट, ये तो बात हो गई है एफिडेविट की कि एफिडेविट कहां कहां पे लगता है. नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट. In every plaint, facts shall be proved by affidavit. हर प्लेंट में फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट. इसका लिटरल मीनिंग ये हो गया कि आप एफिडेविट को एक एविडेंस की तरह ट्रीट कर रहे हो. बट इसका लिटरल मीनिंग हम नहीं देख रहे हैं. वी आर सेइंग दैट एवरी प्लेंट शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट. इसका मतलब ये है कि हर प्लेंट के साथ आपने एफिडेविट लगाना है. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लिटरल मीनिंग की बात करूं, तो इसका मतलब है कि आपने एफिडेविट में जो लिख दिया वो प्रूव हो गया. वो एफिडेविट में लिख दिया बिकॉज सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 से सो. बट ऐसा नहीं है. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायण in 1988 held that the affidavits are not considered to be evidence for the purpose of section 3 of Indian Evidence Act. Section 3 Evidence Act में section 3 of the Indian Evidence Act is an interpretation clause in which there are some interpretations given, some definitions given. Fact क्या होता है, proof क्या होता है, and all these. जहां पे evidence की भी definition दी हुई है. So in Sudha Devi versus MP Narayan, the Honorable Supreme Court, the Honorable Apex Court of the country held that the affidavits are not considered to be evidence for the purpose of section 3 of the Indian Evidence Act. However, under Order 19 Rule 1 and Rule 2, the court has a discretion to allow an affidavit to be used as an evidence of some facts. Order 19 Rule 1 और Rule 2 के अंदर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है. Order 19 में एफिडेविट दिया हुआ है. Order 19 Rule 1 and Rule 2 के अंदर डिस्क्रिशन है कोर्ट का. कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एविडेंस की तरह भी यूज कर सकता है एफिडेविट को ऑफ सम फैक्ट, किसी फैक्ट्स के लिए. बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, affidavits are not considered to be evidence.
एफिडेविट्स को आप एविडेंस नहीं कंसिडर कर सकते हैं। सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायणन, 1988 सुप्रीम कोर्ट। सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायणन, 1988 सुप्रीम कोर्ट। Sudha Devi versus MP Narayanan, 1988 Supreme Court. The affidavits cannot be considered to be evidence for the purpose of Section 3 of the Indian Evidence Act. Affidavit cannot be considered to be evidence for the purpose of Section 3 of Indian Evidence Act. However, under Order 19, Rule 1, under Order 19, now whenever you write the order, it must be in Romans. Romans में आपको लिखना चाहिए, अगर आप मेंस में भी लिख रहे हैं तो you please try to write orders in Romans. Under Order 19, Rule 1 and Rule 2. However, under Order 19, Rule 1 and Rule 2, the court has the discretion. The court has discretion to allow the affidavit to allow an affidavit to be used as evidence of some facts. In Sudha Devi versus MP Narayanan, the Honorable Supreme Court held in 1988 that the affidavits cannot be considered to be evidence. Affidavit को आप evidence नहीं मान सकते हो for the purpose of Section 3 of the Indian Evidence Act. Section 3 is an interpretation clause. Section 3 interpretation clause है जिसमें कि evidence has been defined. So for the purpose of the Section 3 of Indian Evidence Act, affidavits cannot be considered as an evidence. Affidavit को आप evidence नहीं मान सकते हो. However, under Order 19, Rule 1 and Rule 3, Order 19, Rule 1 and Rule 2, the court has a discretion. The court has a discretion to allow an affidavit to be used as an evidence of some facts. कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है ऑर्डर 19 रूल 1 और रूल 2 में टू अलाउ एन एफिडेविट टू बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ सम फैक्ट्स। किसी फैक्ट्स के एविडेंस की तरह भी यूज किया जा सकता है एफिडेविट को। इसके लिए अंडर ऑर्डर 19 रूल 1 और रूल 2 के अंदर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। ऑर्डर 19 रूल 1 एंड रूल 2 ऑफ सीपीसी। This case is of 1988. The Honorable Supreme Court has held in this case कि आप एफिडेविट्स को एविडेंस नहीं मान सकते हो, नहीं कंसिडर कर सकते हो। The Honorable Supreme Court in 2005 in Salem Advocates Bar Association Tamil Nadu versus Union of India, it's a 3 judges bench judgment, and Honorable Mr. Justice Y.K. Sabrawal delivered the judgment. It was held that the affidavits cannot be considered to be an evidence. A party cannot prove his facts merely by filing or merely by giving an affidavit. Rather, a party will have to prove by giving an oral or the documentary evidence, or if it is required, the electronic evidence in the trial to prove his facts. In Salem Advocates Bar Association Tamil Nadu versus Union of India, जो कि 3 judges bench judgment है 2005, जजमेंट डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस Y.K. Sabrawal, इसमें ये हेल्ड हुआ इंटर एलिया द अदर थिंग्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कई सारी चीजें इसमें हेल्ड करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें से एक ये भी है दैट एफिडेविट्स कैनॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन एविडेंस। अ पार्टी कैनॉट प्रूव हिज फैक्ट्स by merely filing an affidavit. Rather, he will have to give an oral or the documentary evidence, and if it is required, the electronic evidence to prove his facts.
इन द ट्रायल, उसको ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर अगर जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देने पड़ेंगे ट्रायल में अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। सिर्फ एफिडेविट्स फाइल कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपने फैक्ट्स को प्रूव कर दिया है। एफिडेविट्स आर नॉट द एविडेंस, एफिडेविट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस। सलेम एडवोकेट, बार एसोसिएशन, तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। It's a 2005 Supreme Court and it's a 3 judges bench judgment. It's a 3 judges. It must be written like this. 3 judges bench judgment. Delivered by Honorable Mr. Justice Y.K. Sabharwal. Now it's a 3 judges bench judgment delivered by Honorable Mr. Now whenever you write the name of the Honorable Justice, अगर आप Honorable Justice का नाम लिख रहे हो, मेंशन कर रहे हो कि किसने जजमेंट डिलीवर करी है, so please remember to put Mr. Justice. Honorable Mr. Justice Y.K. Sabharwal delivered the judgment. In this case, inter alia the other things, the Supreme Court had held many things in this case because it's very important judgment. बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसमें बड़ी सारी चीजें हेल्ड करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कि ये भी था that the affidavits cannot be considered to be an evidence. Affidavits cannot be considered as evidence. The party cannot prove his facts by merely filing an affidavit. सिर्फ एफिडेविट फाइल करके पार्टी अपने फैक्ट्स को नहीं प्रूव कर सकती है, rather he will have to give an oral or documentary और इलेक्ट्रॉनिक, और एंड भी आ सकता है इसमें, कुछ भी, एंड इलेक्ट्रॉनिक evidence in the trial to prove his facts, to prove his facts. Affidavits cannot be considered as an evidence. Affidavit को आप एविडेंस नहीं कंसिडर कर सकते हो, नहीं मान सकते हो कि एफिडेविट एक एविडेंस है. A party cannot prove his facts by merely filing an affidavit. सिर्फ एफिडेविट फाइल करके पार्टी अपने फैक्ट्स को नहीं प्रूव कर सकती है. Rather he will have to give an oral or the documentary evidence, or if it is required the electronic evidence in the trial में oral evidence या फिर documentary evidence, electronic evidence आपको देना पड़ेगा पार्टी को to prove his facts. तब ही आप अपने फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हो. सिर्फ एफिडेविट फाइल करने से फैक्ट्स नहीं प्रूव होते हैं, राइट? सो सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 में जो बात लिखी हुई है, दैट इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एन एफिडेविट, कि हर प्लेंट में आपको फैक्ट्स एफिडेविट फाइल करके प्रूव करने होते हैं. इसका लिटरल मीनिंग निकाले तो यह बनता है कि एफिडेविट्स को आपने एविडेंस बना दिया है. आप एफिडेविट में कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी फैक्ट्स लिखिए, और क्योंकि आपने एफिडेविट में लिखी है तो वो मान ली जाएगी, वो प्रूव हो जाएंगी. दैट इज वाई द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायण इन 1988 and also in the Salem Advocates Bar Association Tamil Nadu versus Union of India in 2005
categorically held that affidavits cannot be considered as an evidence. Affidavit को आप evidence की तरह नहीं consider कर सकते हो for the purpose of section 3 of the Indian Evidence Act. ठीक है, और अगर पार्टी को अपने फैक्ट्स प्रूव करने हैं तो उसको ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फिर ये सारे के सारे ट्रायल में देने पड़ेंगे टू प्रूव हिज फैक्ट्स, अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए. एफिडेविट्स फाइल करके नहीं होगा. राइट नाउ affidavits, we can divide affidavits in two parts here. Affidavits with pleadings. Affidavits with pleadings जो हमने अभी देखा. प्लीडिंग्स के साथ जो एफिडेविट्स होते हैं लाइक सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 4 में दिया हुआ है. राइट नाउ द पर्पस ऑफ एफिडेविट्स विद प्लीडिंग्स इज टू प्रिवेंट द फॉल्स, फ्रिवलस और द वेक्सेशियस litigations. फॉल्स, फ्रिवलस और द वेक्सेशियस लिटिगेशंस को रोकना पर्पस है एफिडेविट का विद प्लीडिंग्स. प्लेंट के साथ आपने एफिडेविट देना है सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 और प्लीडिंग्स के साथ भी आपने एफिडेविट लगाना है ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 4. पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू प्रिवेंट द फॉल्स, फ्रिवलस और द वेक्सेशियस प्लीडिंग्स, द वेक्सेशियस लिटिगेशन. जो फॉल्स, फ्रिवलस और वेक्सेशियस लिटिगेशन जो होती हैं, जो प्लीडिंग्स फाइल होती हैं, बेसलेस, झूठी, फैब्रिकेटेड जो प्लीडिंग्स, जो लिटिगेशंस होती हैं, उनको रोकना इज द प्राइम पर्पस. सो एफिडेविट्स विद प्लीडिंग्स, द पर्पस इज टू प्रिवेंट, द पर्पस is to prevent the false, frivolous or vexatious litigations or the vexatious, false, frivolous or the vexatious pleadings. Now, affidavits under order 18, rule 4, sub rule 1. Order 18, rule 4, sub rule 1, it was added or it was inserted by an amendment act of 2002. That in civil proceedings, the examination in chief shall be filed in the form of affidavit. In civil proceedings, examination in chief किसका होता है? विटनेस का होता है एग्जामिनेशन इन चीफ. और उसके बाद ऑपोजिट पार्टी को क्या मिलता है? क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलता है कि आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करें उसका. सो इन सिविल प्रोसीडिंग्स द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस इज टू बी फाइल्ड or shall be filed, you can say shall be filed in the form of affidavit. Examination in chief, it was inserted by an amendment act of 2002. 2002 में जो amendment act आया था उसमें this thing was inserted, this thing was added, that the examination in chief in the civil proceedings shall be filed in the form of affidavit. आप affidavit फाइल करके examination in chief कर लीजिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में. एंड इन सिविल प्रोसीडिंग्स इन सूट्स द एग्जामिनेशन चीफ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8 रूल 4 सब रूल 1 शैल बी फाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट. राइट, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है एफिडेविट के कॉन्टेक्स्ट में. एफिडेविट विद प्लीडिंग्स, द पर्पस इज टू प्रिवेंट द फॉल्स, फ्रिवलस और द वेक्सेशियस लिटिगेशन और द प्लीडिंग्स. झूठी फैब्रिकेटेड जो प्लीडिंग्स होती हैं और जो लिटिगेशन होते हैं उनको रोकने का पर्पस है. और ऑर्डर 18 रूल 4 सब रूल 1 में अगर आप जाएंगे तो इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ, इट वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. 2002 का अमेंडमेंट 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसको ऐड किया गया था.
ये क्योंकि सिविल सूट में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, है ना। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ सिविल सूट। एक सिविल सूट का एडजुडिकेशन होने में बहुत टाइम लगता है। एन एग्जामिनेशन इन चीफ was one of the factors which was contributing in the delay of the civil proceedings. Examination in chief की वजह से भी delay हो रहा था. So with this purpose, in 2002, the examination in chief in the civil proceedings was made to be filed in the form of affidavit. Order 18, Rule 4, Sub Rule 1. Right? So ये था एफिडेविट, सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 आपने याद रखना है, ऑर्डर 6 रूल 15 एंड ऑर्डर 18 रूल 4 सब रूल 1, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफिडेविट ऑर्डर 19 ऑल्सो। ऑर्डर 19 में भी एफिडेविट दिया हुआ है, where the court has a discretion to allow an affidavit to be used as an evidence of some fact. किसी फैक्ट के लिए आप एफिडेविट को एज एन एविडेंस भी यूज कर सकते हो, बिकॉज अंडर ऑर्डर 19 कोर्ट का डिस्क्रिशन है। ठीक है, सो दिस वाज एन एफिडेविट। लेट्स सी द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशन विद द प्लीडिंग्स। ओके, सो बिफोर मूविंग टू द वेरिफिकेशन ऑफ अ प्लीडिंग, लेट्स डिस्कस द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग पे जाने से पहले एक बार इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम देख लेते हैं। Presentation of a plaint. Presentation of plaint. सबसे पहले यही होता है, presentation of a plaint to the court or to such officer as it appoints in this behalf. कोर्ट में या फिर फाइलिंग काउंटर में जो ऑफिसर्स होते हैं वहां पे आप प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करते हो, प्लेंट को प्रेजेंट करते हो। ये कब करते हो? ऑन वर्किंग डे, ऑन वर्किंग डे एंड विद इन working hours, within working hours। ये जो आप प्रेजेंट करते हो प्लेंट को, ये वर्किंग डे में करते हो एंड विद इन द वर्किंग आवर्स करते हो। इफ इट इज अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, तो उस केस में आप अगर वर्किंग डे नहीं है, वर्किंग आवर्स नहीं है तो भी हो सकता है, बट ओनली इन द केसेस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, राइट। सो प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट ऑन वर्किंग डे विद इन द वर्किंग आवर्स। सो उसके बाद क्या होता है? पर्टिकुलर्स ऑफ द सूट, then the particulars of the suit shall be entered in a book called as the register of civil suits। तो आपके जो सूट के पर्टिकुलर्स होंगे उनको एक बुक में एंटर कर लिया जाएगा, एंड दैट बुक इज कॉल्ड एज द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स, राइट। नाउ द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ द सूट, ऑफ योर सूट, टू बी एंटर्ड इनटू अ बुक विच इज कॉल्ड एज द रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट्स। ये कहां पे दिया हुआ है कि आपके पर्टिकुलर्स? मैं सूट क्यों बोल रहा हूं? सूट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट किया, सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट हैज हैपेंड। सो ये क्या हो गया है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया है। नाउ इट हैज बिकम अ सूट। सो इस जो सूट के पर्टिकुलर्स होंगे, द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ द सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। सिविल सूट रजिस्टर में इनको एंटर कर लिया जाएगा। ये कहां पे दिया हुआ है? दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 4 रूल 2। ऑर्डर 4 रूल 2 आप देखेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि आपके सूट्स के जो पर्टिकुलर्स हैं उनको एक रजिस्टर में, एक बुक में एंटर कर लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, एंड दिस बुक इज कॉल्ड एज द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। नाउ इसके बाद क्या होगा? आफ्टर दिस द सूट शैल बी एग्जामिन्ड, इट शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द स्टैम्प रिपोर्टर, इट शैल बी एग्जामिन्ड बाय द स्टैम्प रिपोर्टर। मैं ये आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कैसे होता है। आपने सूट प्रेजेंट किया कोर्ट में या फिर बिफोर द ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर को आपने किया, टू द ऑफिसर जो कि फाइलिंग काउंटर पे होते हैं, आपने कोर्ट में किया विद इन द वर्किंग आवर्स ऑन द वर्किंग डे।
ठीक है। उसके बाद आपके जो सूट के पर्टिकुलर्स हैं दे विल बी एंटर्ड इन अ बुक विच इज कॉल्ड एज द रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट्स एंड इट शैल बी एग्जामिन्ड। इसके बाद क्या होगा, इट शैल बी एग्जामिन्ड बाय द स्टैम्प रिपोर्टर। नाउ योर सूट शैल बी एग्जामिन्ड बाय द, इट विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द स्टैम्प रिपोर्टर। स्टैम्प रिपोर्टर इसको एग्जामिन करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा। ही विल सी दैट वेदर द सूट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड और नॉट, कि आपने जो सूट इंस्टीट्यूट किया है इफ इट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड और नॉट, कि ये इनसफिशिएंटली स्टैम्प तो नहीं है, आपने जो कोर्ट फी लगानी थी वो कोर्ट फी इनसफिशिएंट तो नहीं लगाई है, राइट। वैल्यूएशन ऑफ द सूट, वेदर द सूट इज अंडर वैल्यूड और नॉट, ये सारी चीजें विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द स्टैम्प रिपोर्टर। और मान लीजिए अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, इफ योर प्लेंट, इफ योर सूट हैज सम डिफेक्ट्स, इफ इट हैज सम डिफेक्ट्स, अगर कुछ डिफेक्ट्स हैं, नाउ दीज डिफेक्ट्स आर कॉल्ड द ऑफिस ऑब्जेक्शंस, ऑफिस ऑब्जेक्शंस। If it has some defects, office objections, then in that case, the plaintiff or the pleader of the plaintiff will have to remove these defects, these office objections. तो plaintiff को या फिर plaintiff का जो pleader है, जो lawyer है, जो advocate है, उसको remove करना पड़ेगा इन office objections को, इन defects को, right? Now, the plaintiff or his pleaders or his pleader will have to remove these defects. अगर कोई डिफेक्ट्स हैं, स्टैम्प रिपोर्टर ने स्क्रूटिनाइज किया आपके सूट को and he came across now that there are some defects, there are some office objections, तो उनको रिमूव करना पड़ेगा, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा। इफ इट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प, अगर कोर्ट फी कम है या इस तरीके की कोई चीज है तो आपको उनको रिमूव करना पड़ेगा या फिर आपके प्लीडर को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। नाउ द प्लेंटिफ और हिज प्लीडर विल हैव टू रिमूव दिस डिफेक्ट्स। After this, the suit shall be given a number, shall be given a number, or it shall be numbered, और उसके बाद आपके सूट को एक नंबर दे दिया जाएगा। This is also given under Order 4 Rule 2. Order 4 Rule 2 में ये लिखा हुआ है, राइट। नाउ मैंने बताया आपको, दिस इज द एंटायर प्रोसेस, दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। इस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रेजेंट अ प्लेंट टू द कोर्ट और टू द ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। आप प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट करते हो, वो कब करते हो? ऑन द वर्किंग डे विद इन द वर्किंग आवर्स। उसके बाद आपके जो सूट के पर्टिकुलर्स होते हैं वो एक बुक में लिख लिए जाते हैं एंड दिस बुक इज कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट। इसको रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स बोलते हैं। ऑर्डर 4 रूल 2 में लिखा हुआ है। आफ्टर दिस द सूट शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द स्टैम्प रिपोर्टर। इट विल बी एग्जामिन्ड बाय द स्टैम्प रिपोर्टर। जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा इसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। और अगर इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, इफ इट कंटेन सम डिफेक्ट्स, तो the plaintiff or the pleader of the plaintiff will have to remove these defects। और ये डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑब्जेक्शंस। ठीक है, अगर कुछ ऑफिस ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं, सो द प्लेंटिफ और द प्लीडर ऑफ द प्लेंटिफ विल हैव टू रिमूव दीज ऑफिस ऑब्जेक्शंस, दीज डिफेक्ट्स। एंड आफ्टर दिस, आपने रिमूव कर दिया एंड यू प्रेजेंटेड द प्लेंट, देन इट विल बी नंबर्ड। इसको एक नंबर दे दिया जाएगा, राइट। सो this is also that it will be numbered. This is also given under Order 4 Rule 2. Now here comes a very important question of a prelims, that what would be the date of the institution of a suit? Suit की institution की date क्या होगी? Now the date for the institution of a suit would be the date on which the plaint is presented to the court or to the officer as it appoints in this behalf. जिस दिन आपने plaint को present किया है, वो date आपके suit की institution of suit the date of the institution of the suit होगी। जिस दिन आप प्लेंट को प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट जिस दिन होता है कोर्ट में या फिर ऑफिसर के पास, उस डेट को माना जाता है कि आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। एंड व्हाट इफ इन केस ऑफ द ऑफिस ऑब्जेक्शंस, व्हाट इफ इन केस दैट देयर वर सम डिफेक्ट्स इन योर प्लेंट, देयर वर सम डिफेक्ट्स इन योर सूट, उस केस में क्या होगा? व्हाट विल बी द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट? So in that case, it shall be deemed, if you have removed the office objections, if you have removed the defects, अगर आपने defects को remove कर दिया है, तो it shall be deemed that these defects had been removed
on the date when you had presented the plaint before the court, to the court or to the officer. तो ऐसा मान लिया जाएगा या लीगल फिक्शन विल बी क्रिएटेड कि आपने ये ऑफिस ऑब्जेक्शंस उस दिन ही रिमूव कर दिए थे जिस दिन आपने सूट को प्रेजेंट किया था, प्लेंट को प्रेजेंट किया था. सो again, the date of the institution of a suit, even in case of the office objections or even in case of the defects, will be the same. That will be the date on which you have presented the plaint to the court or to the officer as it appoints in this behalf. जिस दिन आपने plaint को present किया है वही date आपकी institution of suit होगी. Right? So this was the entire process of the institution of a suit. Now let's understand the verification of pleading. Verification of the pleading. Order 6 Rule 15. Order 6 Rule 15. Verification of pleading. Sub-Rule 1. Verification of pleading is given under Order 6 Rule 15. Sub-Rule 1, it reads as, save as otherwise provided by any law for the timing in force, every pleading shall be verified at the foot. Every pleading shall be verified at the foot. हर एक pleading को verify करना होगा at the foot. कौन करेगा? Every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. Party कर सकती है अगर if it is a case of multiple parties, एक से ज़्यादा है parties, तो उस केस में one of the parties कर सकते हैं, one of the parties pleading, या फिर some other person prove to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case, या कोई ऐसा person जो कि कोर्ट को ये satisfy कर दे, ये prove कर दे that he is acquainted with the facts of the case, कि उसको सारे के सारे facts पता हैं इस केस के, right? So this is given under sub-rule 1 of Order 6 Rule 15. Save as otherwise provided by any law for the timing in force, every pleading shall be verified. Now shall has been used here. Shall be verified at the foot. At the foot. Now at the foot का मतलब क्या है? Now when you draft a plaint, when you draft a pleading, whatever it is, if it is a pleading, if it is a plaint, or if it is a written statement, or if it is something else, right? When you draft a pleading, तो आप जब लास्ट में उसके आप अपने सारे फैक्ट्स लिख लेते हो, उसके जब लास्ट में प्रेयर क्लोज के बाद आपको लिखना होता है. प्रेयर क्लोज is the declaration of the relief claimed that you claim from the honorable court, right? और declaration है जो आप relief मांगते हो कोर्ट से. उसके लास्ट में आप लिखते हो वेरिफिकेशन. उस वेरिफिकेशन के बाद एफिडेविट आता है और ऐसे उस एफिडेविट के बाद फिर से वेरिफिकेशन आती है, राइट? सो वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, Order 6 Rule 15, Sub-Rule 1 says, save as otherwise provided by any law for the timing in force, every pleading shall be verified at the foot. At the foot का मतलब है कि वो नीचे आते हैं, right? Shall be verified. Shall has been used here. Every pleading shall be verified at the foot. कौन करेगा? By the party or one of the parties pleading. One of the parties pleading. If it is a case of multiple parties, बहुत सारी parties हैं तो कोई एक party कर दे, or by some other person proved to the satisfaction of the court, to be acquainted with the facts of the case, right? Now, Order 6 Rule 15 Sub-Rule 1, it reads as, save as otherwise provided by any law for the timing in force, every pleading shall be verified at the foot. हर एक pleading को आपको verify करना पड़ेगा at the foot. और कौन verify करेगा? By the party कर सकती है,
और बाय वन ऑफ द पार्टीज प्लीडिंग, और अगर एक से ज्यादा पार्टी है तो उसमें से कोई एक पार्टी, और by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. कोई ऐसा पर्सन जो ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, ये कोर्ट के सामने प्रूव कर दे that he is acquainted with the facts of the case, कि उसको सारे के सारे फैक्ट्स पता हैं केस के, राइट. सो सब रूल 1 तो कहता है ये चीज कि हर एक प्लीडिंग को आपको वेरीफाई करना है एट द फुट. बट क्या वेरीफाई करना है, उसमें क्या लिखना है वेरिफिकेशन में, दैट इज गिवन अंडर सब रूल 2. सब रूल 2 ऑफ ऑर्डर 6 रूल 15 ये क्या कहता है? सब रूल 2, इट सेज द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon the information received and believed to be true. Sub rule 2 क्या कहता है? What he verifies of his own knowledge and what he verifies upon the information received and believed to be true. आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा by reference to the numbered paragraphs of the pleading. आपको प्लीडिंग में जो आपने पैराग्राफ्स नंबर लिखे हैं, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी पैराग्राफ्स हैं आपके, आप उस पैराग्राफ नंबर को स्पेसिफाई करते हुए ये बताओगे दैट व्हाट यू वेरीफाई अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू एंड व्हाट यू वेरीफाई अकॉर्डिंग टू योर ओन नॉलेज, राइट. सो सब रूल 2 क्या कहता है? सब रूल 2 यही कहता है कि आप, अभी सब रूल 1 ने बताया दैट एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट. हर एक प्लीडिंग को वेरीफाई करना है बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टीज प्लीडिंग और बाय सम अदर पर्सन अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रूव टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, राइट. सब रूल 2 कह रहा है दैट द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading that what he verifies of the information, what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon the information received and believed to be true. मान लीजिए आपने एक प्लीडिंग ड्राफ्ट करी, लेट्स सपोज प्लेन ड्राफ्ट किया, उसमें पैराग्राफ नंबर 1 से लेके पैराग्राफ नंबर 7 तक आपने फैक्ट्स बताए हैं. लेट्स सपोज ये सूट आप फाइल कर रहे फॉर द रिकवरी ऑफ मनी. आपने, यू आर सेइंग, यू आर एलेजिंग दैट और यू आर कंटेस्टिंग that I had given rupees 5 lakh as a friendly debt to my one of my friends, and his name is, let's suppose, his name is Rishi. To Mr. Rishi, son of this, resident of this, I had given rupees 5 lakh as a friendly debt in cash on this date. और ये सारी चीजें आपने पैराग्राफ नंबर 1 से लेके पैराग्राफ नंबर 7 तक लिख दी. तो आप वेरिफिकेशन में क्या करोगे, क्या लिखोगे? That the content of paragraph number 1 to paragraph number 7 are true, are correct as per my own knowledge. मेरे खुद की नॉलेज के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है क्योंकि आपने ये पैराग्राफ्स दिए हैं. और पैरा नंबर, लेट्स सपोज पैराग्राफ नंबर 8 से लेके पैराग्राफ नंबर 10 तक वो सारे फैक्ट्स हैं कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, दिस कोर्ट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई दिस मैटर, दिस इज नॉट बार्ड बाय द लिमिटेशन, दिस सूट इज मेंटेनेबल. ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं. नाउ आप क्या बोलोगे, उसमें क्या लिखोगे वेरिफिकेशन में? दैट फ्रॉम पैरा नंबर, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 8 टू पैरा नंबर 10 आर ट्रू और आर करेक्ट एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू. क्योंकि आपके लॉयर ने, आपके प्लीडर ने आपको ये बताया है कि ये सारी चीजें, या फिर आपको ड्राफ्ट करके दिया है, देन यू विल वेरीफाई that paragraph number 8 to paragraph number 10 are true, are correct as per the information received and believed to be true. तो ये, this is given under order 6 rule 15 sub rule 2. सब रूल 1 कहता है कि every pleading shall be verified at the foot. और क्या वेरीफाई करना है? The person verifying the pleading shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies of his own knowledge. वो अपने खुद की नॉलेज पे क्या वेरीफाई कर रहा है, and what he verifies upon the information received and believed to be true. और वो कौन कौन से पैराग्राफ्स को अपने जो उसको इंफॉर्मेशन मिली है और जिस उस इंफॉर्मेशन को उसने ट्रू मान लिया है, बिलीव टू बी ट्रू, उसने मान लिया है कि ये सच है, उस पे उसने वेरीफाई किया है, राइट. सो द पर्सन
verifying, the person verifying shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading that what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true. What he verifies of his own knowledge shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading. Paragraph बता के that the content of para number 1 to para number 7 are true to my own knowledge or as per my own knowledge. What he verifies of his own knowledge, ये ऐसा लिखना पड़ेगा. And what he verifies upon the information received and believed to be true. और कौन से पैराग्राफ्स को वो वेरीफाई कर रहा है जो कि उसको इंफॉर्मेशन मिली है उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे, और उसने जिस इंफॉर्मेशन को ट्रू मान लिया है. व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू. जो उसको इंफॉर्मेशन मिली है और जो उसने सच मान लिया उस इंफॉर्मेशन के ऊपर वो कौन कौन से पैराग्राफ्स को वेरीफाई कर रहा है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया that this court has a jurisdiction, this suit is not barred by the limitation. These are the points of the law जो कि आपके प्लीडर, आपके लॉयर, आपके एडवोकेट आपको बताएंगे. तो उन पैराग्राफ्स को आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं लिख सकते हो in your pleading that I verify that the content of para number this to para number this are true to my own knowledge, are true as per my own knowledge. आप ऐसे नहीं लिख सकते हो because आपको नहीं पता. You are a layman, you are not a lawyer. You have not drafted the pleading. आपने नहीं ड्राफ्ट किया है. It has been drafted by your lawyer. It has been drafted by your advocate. Now उसमें उन पैराग्राफ्स में आप क्या स्पेसिफाई करोगे, आप किस तरीके से उनको वेरीफाई करोगे. यू विल राइट दैट द कंटेंट ऑफ पैरा नंबर दिस टू पैरा नंबर दिस आर ट्रू एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू. इस तरीके से आप उनको वेरीफाई करोगे. राइट, सो सब रूल 1 कहता है दैट एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट, कि हर एक प्लीडिंग को वेरीफाई करना जरूरी है, शैल बी वेरीफाइड. सब रूल 2 कहता है what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon the information received and believed to be true. क्या आप कौन कौन से पैराग्राफ्स को आप अपने खुद की नॉलेज पे वेरीफाई कर रहे हो और कौन कौन से पैराग्राफ्स को आप अपने उस इंफॉर्मेशन पे जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, इस पे आप कौन कौन से पैराग्राफ्स को वेरीफाई कर रहे हो. यू नीड टू स्पेसिफाई द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ्स. सब रूल 3 says that the sub rule 3 says that the verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed. The verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed. The verification shall be signed by the person making it. जो पर्सन उसको वेरीफाई करेगा वो उस वेरिफिकेशन को साइन भी करेगा. द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइंड. उसके साइन भी करना है वेरिफिकेशन को और उसमें डेट एंड प्लेस भी
मेंशन करना है कि किस डेट पे और किस जगह पे, किस प्लेस पे इट वाज साइंड। सब रूल 4 यू ऑल नो, मैं पहले ही बता चुका हूं ऑर्डर 6 रूल 15 के सब रूल 4 को, that the person verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleading, उसको एफिडेविट भी फर्निश करना पड़ेगा इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग। मैं एक बार फिर से लिख भी देता हूं, द पर्सन verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleadings। ठीक है। नाउ सब रूल 4, रीड विद सेक्शन 26 सबसेक्शन 2। सेक्शन 26 के सबसेक्शन 2 के साथ आप इसको पढ़ें, जिसमें लिखा है दैट इन एवरी प्लेन फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, जिसका मतलब ये होगा दैट एवरी प्लेन शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, और प्लीडिंग्स के साथ भी आपको एफिडेविट फर्निश करना पड़ेगा, राइट। सो ऑर्डर 6 रूल 15 वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, देयर आर 4 सब रूल्स इन दिस। सब रूल 1 कहता है दैट एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। पार्टी कर सकती है, वन ऑफ द पार्टीज कर सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि प्रूव कर दे कोर्ट में, सेटिस्फाई कर दे कि उसको सारे फैक्ट्स पता है, इज acquainted with the facts of the case। सब रूल 2 कहता है that the person verifying the pleading shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading। आप कौन कौन से पैराग्राफ्स को आप स्पेसिफाई करोगे पैराग्राफ्स को नंबर लिख के, that what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon the information received and believed to be true, कि कौन कौन से पैराग्राफ्स को आप अपने खुद की नॉलेज पे वेरीफाई कर रहे हो और कौन कौन से पैराग्राफ्स को आप इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, इस चीज पे, इसके बेसिस पे आप वेरीफाई कर रहे हो। सब रूल 3 कहता है द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है उसको साइन भी करना पड़ेगा वेरिफिकेशन को, एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइंड, और प्लेस और डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी जिस दिन इसको साइन किया गया था। सब रूल 4 दैट यू हैव टू रीड विद सेक्शन 26 सबसेक्शन 2, दैट द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग shall also furnish an affidavit in support of his pleading। जो वेरीफाई करेगा प्लीडिंग को, उसके साथ उसको एफिडेविट भी फर्निश करना है। सो सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 आपको इसके साथ पढ़ना है, राइट। नाउ हियर there's a judgment of the Honorable Supreme Court, that is Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal 1955 Supreme Court। It is Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal 1955 Supreme Court। This is Bhikaji, Bhikaji Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal 1955 Supreme Court। In this case, the Honorable Supreme Court held that a plaint shall not be rejected on the ground of the non-verification of the pleading. If a pleading has not been verified, so on the basis of this thing, on the basis of this particular ground, a plaint shall not be rejected। अगर एक प्लीडिंग को वेरीफाई नहीं किया गया है तो इस ग्राउंड पे प्लेंट रिजेक्ट नहीं हो सकता है। It shall be considered to be a mere irregularity। It was again held by this honorable court, by the Supreme Court. In this case, Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal, and this becomes a very important question of the prelims। प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मेंस का भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन जाता है, that can a non-verification of a pleading be a ground of the rejection of a plaint? क्या rejection of plaint का ground non-verification of pleading हो सकता है? The answer is no।
Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal 1955, the Honorable Supreme Court had held that a plaint shall not be rejected on the ground that the pleading was not verified. It shall be considered to be a mere irregularity. एक irregularity माना जाएगा इसको सिर्फ. And the court may direct the party to add the verification subsequently or at a later stage of the proceedings. कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि आप वेरिफिकेशन ऐड कर लें इसमें, राइट. So in Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal 1955 Supreme Court, the Honorable Supreme Court held that a plaint shall not be rejected on the ground of non-verification or non-verification, yeah, you can say non-verification of the pleadings. It shall be considered to be a mere irregularity. इसको सिर्फ एक irregularity माना जाएगा, right? So this was held by the Honorable Supreme Court in Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal and Order 6 Rule 15 में मैंने आपको बता दिया है verification of pleading किस तरीके से होती है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. साइन करना होता है, उसमें डेट एंड प्लेस मेंशन करनी होती है, एफिडेविट भी फर्निश करना होता है सब रूल 4 में, दैट यू हैव टू रीड विद सेक्शन 26 सबसेक्शन 2. और क्या वेरीफाई करना है, पैराग्राफ्स नंबर लिखना है आपने, दैट व्हाट यू वेरीफाई अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू एंड व्हाट यू वेरीफाई ऑन योर ओन नॉलेज. ठीक है. एंड एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट. शैल बी वेरीफाइड एट द फुट, ये लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है, लेकिन ये इट डज नॉट बिकम अ ग्राउंड ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट अगर नहीं वेरीफाई किया. नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स इन द प्रीलिम्स that because it is written shall be verified at the foot, every pleading shall be verified at the foot under Order 6 Rule 15 sub Rule 1, and if the party has not verified the pleading, can it become a ground for the rejection of a plaint? The answer is no. The Honorable Supreme Court has held in the Keshav in this Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal 1955 that a plaint cannot be rejected on the ground of the non verification of the pleading. It shall be considered to be a mere irregularity. इसको सिर्फ एक irregularity की तरह ही माना जाएगा और कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि आप इसमें वेरिफिकेशन ऐड कर लीजिए, राइट. सो दिस वाज द वेरिफिकेशन ऑफ अ प्लीडिंग. इससे पहले हमने एफिडेविट्स को समझा, प्लेंट क्या होता है, सूट क्या होता है, वी अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स. एक बार नोट्स में यही सारी चीज़ें हैं, मैंने नोट्स में लिख दी है, एक बार उसको पढ़ेंगे तो हम एक तरीके से रिवाइज कर पाएंगे सारा के सारा जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है, राइट. सो लेट्स रीड द नोट्स. नाउ लेट्स रीड द नोट्स. एक बार नोट्स को पढ़ लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्लेंट एंड सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशन विद प्लीडिंग्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट विद प्लीडिंग्स. ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में समझ ली है. एक बार नोट्स से भी हम देख लेते हैं. प्लेंट. A plaint is a document containing the statement of cause of action, statements regarding the maintainability of the suit, and the declaration of the relief claimed. It is this document which once filed will result into the initiation of the proceedings of the suit. Cause of action होना चाहिए, maintainability of the suit होना चाहिए और relief जो आप मांग रहे हो वो होनी चाहिए prayer clause में. ठीक है. Maintainability of the suit का मतलब है that this court, जिस भी कोर्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, प्लेंट प्रेजेंट किया है, दिस कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई दिस मैटर. इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, लिमिटेशन बार नहीं हो रही है, दिस सूट इज मेंटेनेबल, आपने कोई दूसरा सूट नहीं फाइल किया है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, वैल्यूएशन ऑफ सूट आपने ठीक लगाई है. ये सारी चीजें
it is not barred by res judicata, it is not barred by order 2 rule 2. इस तरीके की चीजें, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, टेक्निकल प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, ये सारी चीजें कॉज ऑफ एक्शन भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए for the non-disclosure of the cause of action. Cause of action is the pivot of the suit, it is the center of the suit. Cause of action सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सूट के अंदर होना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए, राइट? प्रेयर क्लोज भी होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी. इट इज दिस डॉक्यूमेंट विच वंस फाइल्ड विल रिजल्ट इनटू द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट. इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट, जैसे ही आप प्लेंट प्रेजेंट करते हो उसी टाइम क्या शुरू हो जाता है? प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट. बिकॉज सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट. ऑर्डर 4 रूल 1 सब रूल 1 क्या कहता है? दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट. ठीक है, तो जैसे ही आप प्लेंट को प्रेजेंट करते हो तो क्या हो जाता है? सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, राइट? Suit is the set of entire proceedings starting from the filing of the plaint after which a number is allotted to the suit. Number is allotted to the suit. Number कहां पे allot किया गया? कहां पे लिखा हुआ है? Order 4, Rule 2. A plaint thus becomes the initiator of the suit, and the suit is the entire set of proceedings that take place from the date of filing of the plaint until the final decision of the case. जिस दिन आपने plaint present किया है उस दिन से आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया, ये मान लिया जाता है. और फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफ अ प्लेंट टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, दिस एंटायर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स, उनको क्या बोलते हैं? उस पूरी सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स को सूट बोलते हैं. सूट बोलते हैं. सूट इज द एंटायर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स. सारी की सारी वो प्रोसीडिंग्स आपने प्लेंट फाइल कर दिया, उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी प्रोसीडिंग्स उनको क्या बोलेंगे? सूट बोलेंगे. नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट विद प्लीडिंग्स. सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सबसेक्शन 1. एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. हर एक सूट किस तरीके से इंस्टीट्यूट होता है? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. आपने प्लेंट को प्रेजेंट करना है एंड द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड. या फिर और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन विच अ पिटिशन इज फाइल्ड, जिसमें कि पिटिशन फाइल करी जाती है हिंदू मैरिज एक्ट में. तो अगर कोई ऐसा एक्ट है जहां पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, तो वहां पे as per the prescription, as it is prescribed by the law, कि आपने इस तरीके से करना है, पिटिशन फाइल करने या जो भी है, राइट? अदरवाइज इट शैल बी द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. ठीक है. सब रूल 2. इन एवरी प्लेंट फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट. ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, सब रूल 2 ऑफ सेक्शन 26 एक ऐसा सब रूल है जिसमें कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. दैट इज वाई द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायणन इन 1988 एंड ऑल्सो इन सालम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2005 ये हेल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दैट एन एफिडेविट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन एविडेंस for the purpose of Section 3 of the Indian Evidence Act. Section 3 of the Indian Evidence Act is an interpretation clause in which the definition of the evidence is given. Section 3 में Indian Evidence Act में evidence की definition दी हुई है, वो एक interpretation clause है. तो उसके according, for the purpose of Section 3 of the Indian Evidence Act, affidavit cannot be considered to be an evidence. Affidavit को आप evidence नहीं मान सकते हो. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है shall be proved by affidavit means the plaint must be supported by an affidavit. के हर plaint के साथ आपको affidavit भी लगाना है. Order 4 institution of suits. Rule 1 suit to be commenced by plaint. Suit to be commenced by plaint मतलब suit की शुरुआत कैसे होगी? By plaint. Sub rule 1
every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as appoints in this behalf. Such officer का मतलब क्या हो गया है, जो कि फाइलिंग काउंटर पे जो ऑफिसर होता है उसकी बात हो रही है यहां पे। तो आपने प्लेंट प्रेजेंट करना है इन डुप्लीकेट। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट गिवन अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 सब रूल 1। कहां पे प्रेजेंट करना है, कोर्ट में या फिर सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, फाइलिंग काउंटर पे जो ऑफिसर होते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज गिवन अंडर सब रूल 2, every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and order 7 so far as they are applicable. Order 6 pleadings generally and order 7 plaint. The principles of the pleadings are given under order 6. जैसे कि मैंने बताया आपको, the pleading must contain the material facts and not evidence. इस तरीके के कई सारे रूल्स हैं यहाँ पे। Order 7 plaint पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लेंट, इस तरीके के बहुत सारे रूल्स है। तो आपको ऑर्डर 6 को कंप्लाई करना है और ऑर्डर 7 को कंप्लाई करना है। एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। और अगर नहीं किया, आपने प्लेंट डुप्लीकेट में नहीं फाइल किया, प्रेजेंट किया एंड ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 को नहीं कंप्लाई किया या फिर इनमें से कोई एक चीज नहीं करी, तो उसका क्या परिणाम होगा? What will be the consequence of that? The plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirements specified in sub rule 1 and 2. सब रूल 1 में और सब रूल 2 की जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपने उनको कंप्लाई नहीं किया, it shall be deemed that the plaint has not been duly instituted. The plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirements specified in sub rule 1 and sub rule 2. डुप्लीकेट में भी फाइल प्रेजेंट करना है आपने प्लेंट को टू द कोर्ट और टू द ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, एंड यू every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and order 7 so far as they are applicable. order 6 और order 7 के रूल्स को भी आपने फॉलो करना है, और अगर नहीं किया तो it shall be deemed that the plaint shall not be deemed to be duly instituted. मान लिया जाएगा कि आपने प्लेंट इंस्टीट्यूट ही नहीं करा है। Now, Rule 2 of Order 4, Register of Suits. The court shall cause the particulars of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the Register of Civil Suits. Present कर दिया आपने अपने प्लेंट को कोर्ट को to the court or to the officer as it appoints in this behalf. उसके बाद क्या होगा? ये प्लेंट आपने कब किया है? On the working day within the working hours. उसके बाद क्या होगा? The court shall cause the particulars of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the register of the suit. जो आपके सूट के पर्टिकुलर्स हैं उसको एक बुक में एंटर कर लिया जाएगा और उस बुक को क्या बोलते हैं? रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaint are admitted. और उसके बाद आपके सूट को एक नंबर दे दिया जाएगा, राइट? So the register of suit, rule 2. Now, in the case of Salem Advocates Bar Association Tamil Nadu versus Union of India 2005, 3 judges bench judgment, Honorable Mr. Justice Y.K. Sabharwal delivered the judgment. This is how you have to write down the name of the Honorable Mr. Justice. Mr. Justice. ठीक है, जब आप मेंस में आंसर लिखोगे and if you are referring, if you are quoting the judgment and you remember the name of the Honorable Justice, Honorable Mr. Justice, so please mention Honorable Mr. Justice. और अगर इंटरव्यू में भी आपसे अगर पूछे and if you are quoting the name of the Honorable Justice, so please refer like this, Honorable Mr. Justice. इस तरीके से आपने बोलना है, ठीक है? और जब भी आप हाई कोर्ट की बात करें तो भी आपने ऑनरेबल लगाना है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो भी आपने ऑनरेबल लगाना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राइट? A question was raised as to what is the requirement of affidavit when already the verification is required to be made. It was held that the verification is not made on oath, whereas an affidavit is made on oath. In Salem Advocate Bar Association Tamil Nadu versus Union of India, एक क्वेश्चन भी इसमें रेज हुआ था that what is the requirement of affidavit when verification is there. जब वेरिफिकेशन आपको करनी होती है तो एफिडेविट की क्या जरूरत है? So it was held
by this honorable, in this case by the honorable court, by the honorable Supreme Court, that the verification is not on oath, whereas the affidavit is on oath. Verification oath पे नहीं होता है और affidavit oath पे होता है. इसका मतलब क्या हुआ है? That the deponent वो होता है जो affidavit furnish करता है. अगर मैं affidavit दे रहा हूं तो I will be called as a deponent. Now, the deponent, the one who is giving the affidavit, the one who is furnishing the affidavit, will be liable for perjury under section 193 of the Indian Penal Code 1860. Perjury का offense लग जाएगा under section 193 of the Indian Penal Code अगर उसने affidavit में कुछ गलत दिया है, कुछ misleading दिया है, कुछ अगर false statement उसने लिखी है. Because affidavit is on oath and the purpose of the affidavit is to prevent the false, frivolous or the vexatious pleadings, the false, frivolous or the vexatious litigation. जो गलत, जो झूठी pleadings होती हैं, litigations होती हैं, उसको रोकना, उसको prevent करना purpose है affidavit का. Because the affidavit is on the oath, right? A question was raised as to what is the requirement of affidavit when already the verification is required to be made. जब verification भी करनी है तो affidavit की क्या जरूरत है? So it was held that the verification is not made on oath, whereas an affidavit is made on oath. Affidavit oath पे होता है, verification oath पे नहीं होती है. The court, however, also held that the affidavit as such cannot be used as evidence. This means that a party cannot prove his facts merely by filing the affidavit. Rather, he will have to give oral or the documentary evidences. ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने पड़ेंगे ट्रायल में. सिर्फ एक एफिडेविट फाइल करके और उस एफिडेविट में कुछ फैक्ट्स लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फैक्ट्स आपने एफिडेविट में दे दिए वो प्रूव हो गए हैं. एफिडेविट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. This was held by the Honorable Supreme Court in Sudha Devi versus MP Narayanan and also in the Salem Advocates Bar Association, Tamil Nadu versus Union of India. Rather, he will have to give an oral or the documentary evidence और अगर जरूरत पड़ी और अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दे सकते हैं. इन द ट्रायल टू प्रूव हिज फैक्ट्स एविडेंस पे होगा, ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, लेकिन सिर्फ लिख देने से एफिडेविट में वो प्रूफ नहीं होगा, उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा. The court also went to hold that the affidavit is required in all pleadings, in fact in the pleadings for the amendment of pleadings. Amendment of pleading में भी affidavit की जरूरत पड़ती है. Amendment of pleading order 6 rule 17. Right? By the amendment in 1999 with effect from 2002, the requirement of the affidavit has been made mandatory and such requirement is not illegal or unnecessary. The purpose of affidavit is to avoid frivolous litigation and false proceedings. The purpose of the affidavit is to avoid or is to prevent the frivolous litigation and false proceedings. It puts an additional responsibility upon the deponent. एक additional responsibility deponent पे डालता है. Deponent क्या होता है? The one who files the affidavit. To make statements only of the true facts in the pleading. Otherwise, the deponent may be held liable for the false evidence, that is perjury under section 193 of the Indian Penal Code. एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है डिपोनेंट के ऊपर कि वो ट्रू फैक्ट्स ही दें, कोई गलत, मिसलीडिंग, फ्रिवलस या फिर फॉल्स फैक्ट्स ना दें. सिर्फ सच फैक्ट्स जो ट्रू फैक्ट्स हैं वही लिखें. अदरवाइज ही विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द फॉल्स एविडेंस. दैट मीन्स for the offense of perjury under section 193 of the Indian Penal Code, right? So in the case of Sudha Devi versus MP Narayan in 1988 Supreme Court, it was held that the affidavits are not considered to be evidence. Affidavits को evidence नहीं माना जाएगा. For the purpose of section 3 of the Indian Evidence Act, however, under order 19 rule 1 and rule 2 of CPC, the court has a discretion to allow an affidavit to be used as evidence of some facts. Under order 19 में क्या दिया हुआ है? एफिडेविट्स. अंडर ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन. किस चीज का डिस्क्रिशन है? टू अलाउ एन एफिडेविट टू बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ सम फैक्ट्स. कि वो कुछ
किसी फैक्ट्स को ऑर्डर 19 में जो है एज पर ऑर्डर 19, तो ऑर्डर 19 में द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू अलाउ एन एफिडेविट टू बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ सम फैक्ट्स, राइट? But an affidavit cannot be considered as evidence for the purpose of Section 3 of the Indian Evidence Act. Order 6, Rule 15, Verification of Pleadings. Sub-Rule 1. Save as otherwise provided by any law for the timing in force, every pleading shall be verified at the foot. Every pleading shall be verified at the foot. हर एक pleading को verify करना है at the foot, right? So every pleading shall be verified at the foot. कौन करेगा? By the party or by one of the parties, by the party or by one of the parties or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case, या कोई ऐसा person जो कि ये prove कर दे और satisfy कर दे court को that he is acquainted with the facts of the case, right? तो हर एक pleading को verify करना at the foot. Sub rule 2, the person verifying shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon the information received and believed to be true. क्या आप अपने खुद की इंफॉर्मेशन पे आपकी खुद की नॉलेज पे वेरीफाई कर रहे हो कौन कौन से पैराग्राफ्स को, और कौन कौन से पैराग्राफ्स को आप वेरीफाई कर रहे हो ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव्ड टू बी ट्रू, आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सब रूल 1 कहता है कि सब प्लीडिंग्स को एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट, हर एक प्लीडिंग को वेरीफाई करना है. सब रूल 2 कहता है कि वेरिफिकेशन में लिखना क्या है, क्या वेरीफाई करना है. सब रूल 2 कहता है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा पैराग्राफ्स के ये नंबर पैराग्राफ से ये नंबर पैराग्राफ्स को आप वेरीफाई कर रहे हो ऑन योर ओन नॉलेज, और ये नंबर पैराग्राफ से ये नंबर पैराग्राफ को आप वेरीफाई कर रहे हो ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, राइट. सब रूल 3, the verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed. हर एक वेरिफिकेशन को साइन भी करना है. कौन साइन करेगा? द पर्सन मेकिंग इट, द पर्सन हु इज वेरीफाइंग द प्लीडिंग. जो वेरीफाई कर रहा है उसको साइन भी करना है और डेट एंड प्लेस भी मेंशन करना है ऑन विच एंड एट विच इट वाज साइंड, राइट. शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच and the place at which it was signed. Now sub rule 4 section 26 subsection 2 के साथ आप पढ़ें because affidavit की बात कर रहा है. The person verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleading. Pleading के साथ भी affidavit furnish करना है. And section 26 subsection 2 क्या कहता है कि आपको plaint के साथ भी affidavit furnish करना है. A plaint shall be supported by an affidavit, right? So in the case of Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal, 1955 Supreme Court, it was held that the plaint will not be rejected merely on the ground that it was not verified. सिर्फ इस ग्राउंड पे कि प्लेंट को आपने वेरीफाई नहीं किया था, बिकॉज ऑर्डर 6 रूल 15 में लिखा हुआ है दैट एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड. शैल बी वेरीफाइड का मतलब तो मैंडेटरी प्रोविजन होता है कि अगर आपने नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. लेकिन ऑनरेबल कोर्ट, the Honorable Supreme Court has held in Keshav in this case Bhikaji Keshav Joshi versus Brijlal Nandlal in 1955 that a plaint will not be rejected merely on the ground that it was not verified. सिर्फ इस ग्राउंड पे कि ये वेरीफाई नहीं हुआ है, नहीं किया, इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं होगा प्लेंट. Rather, it will be considered to be a mere irregularity and the court can also direct the party to add the verification. ये सिर्फ एक irregularity की तरीके से इसको कोर्ट कंसिडर करेगा और कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है पार्टी को कि आप वेरिफिकेशन ऐड कर लीजिए, राइट. सो भीकाजी केशव जोशी वर्सेस ब्रिजलाल नंदलाल 1955 सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा केस है. अ प्लेंट शैल बी फाइल्ड एट द फाइलिंग काउंटर ऑन द वर्किंग डे एंड विद इन द वर्किंग आवर्स. A suit shall be deemed to have been duly instituted on the day when the plaint was filed at the filing counter. Now, the question which I told you, that what will be the date of the institution of a suit? The date of the institution of a suit will be the date on which you have presented the plaint to the court or to the filing counter, to the officer as it appoints on this behalf, right? So the plaint shall be filed at the filing counter on the working day and within the working hours.
फाइलिंग काउंटर में भी और कोर्ट में भी, राइट। ऑन द वर्किंग डे एंड विद इन द वर्किंग आवर्स अ सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड ऑन द डे व्हेन द प्लेंट वाज फाइल्ड एट द फाइलिंग काउंटर। जिस दिन आपने प्लेंट फाइल किया है उस दिन को क्या माना जाएगा, दैट द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। इफ देयर आर सम ऑफिस ऑब्जेक्शंस अगर हैं, ऑफिस ऑब्जेक्शन का मतलब है डिफेक्ट्स इन द प्लेंट, रेज्ड एंड देयर आफ्टर द करेक्शंस आर मेड, ऑफिस ऑब्जेक्शंस हुए, डिफेक्ट्स बताए और आपने उनको करेक्ट कर लिया, then the corrections will be deemed to have been made on the date of filing the plaint before the filing counter। तो उन corrections की date क्या होगी, उन corrections की date, it shall be deemed that on the date on which you had presented the plaint। ऐसा मान लिया जाएगा, a legal fiction will be created कि उसी दिन आपने उनको करेक्ट कर लिया जिस दिन आपने प्लेंट को प्रेजेंट किया था, ठीक है। Thus the suit shall be deemed to have been instituted on the day when the plaint was filed at the filing counter। जिस दिन आपने प्लेंट फाइल किया है उसी दिन वही डेट होगी आपकी डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, इवन इन केस ऑफ द डिफेक्ट्स, इफ those defects, those office objections have been corrected। Now examination in chief by affidavit order 18 rule 4 sub rule 1। order 18, this is order 18 rule 4 has been added by an amendment act of 2002 according to which every examination in chief of a witness shall be filed in the form of an affidavit। प्रीलिम्स में इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ इन अ सिविल प्रोसीडिंग कैन बी फाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑर्डर 18 रूल 4, ऑर्डर 18 रूल 4। नाउ and it was added by an amendment act of 2002। hearing of the suit क्या लिखा हुआ है order 18 rule 4 में? एक बार देख लेते हैं। hearing of the suit and examination of witnesses rule 4 recording of evidence, सब rule 1 ही पढ़ेंगे सिर्फ। in every case का मतलब है civil suit। in every case the examination in chief of a witness shall be on affidavit and the copies thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence। दूसरी पार्टी को कॉपीज भी सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। सो shall be on affidavit। So in every case the examination in chief of witness shall be on affidavit, ठीक है, and the copies thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence। तो ऑर्डर 18 रूल 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 3 इन विच हमने क्या क्या किया। हमने समझा व्हाट इज प्लेंट, व्हाट इज सूट, द डिफरेंस बिटवीन प्लेंट एंड सूट, हाउ अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशन विद प्लीडिंग्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट विद प्लीडिंग्स। आई बिलीव आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।